नमस्कार दोस्तों। आज मध्य प्रदेश के खेल कूद के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश से संबंधित या अदर स्टेट के लिए भी मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टॉपिक में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जैसे मध्य प्रदेश के सबसे पहले खेल की शुरुआत कब से की गई है या खेल के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहले बात आती है मध्य प्रदेश खेल कूद विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश खेल कूद विभाग अर्थात खेल कूद कल्याण विभाग 1 अक्टूबर 1975 तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरुआत में थी कि 1 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश में खेल एवं कल्याण विभाग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? मध्य प्रदेश खेल कूद एवं कल्याण विभाग का गठन किया गया था। इसके बाद कल्याण विभाग का गठन के बाद मध्य प्रदेश में 30 जून 1981 को इसका नाम बदल दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश खेल कूद एवं कल्याण विभाग, खेल कूद एवं कल्याण विभाग। देखिए दोस्तों, तो ये डेट याद रखना है कि मध्य प्रदेश खेल कूद एवं कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो 1 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश खेल कूद एवं कल्याण विभाग की शुरुआत की गई थी और इसे मध्य प्रदेश के द्वारा बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर 30 जून 1981 को खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया था। 30 जून 1981 कब? 30 जून 1981 को दोस्तों इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया था। खेल एवं कल्याण विभाग। अब देखिए दोस्तों, बात आती है कि खेल कूद का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो देखिए, शारीरिक विकास और मानसिक विकास मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम होता है कि शिक्षा के साथ साथ अर्थात मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है। इसी तारतम्य में एक खेल कूद एवं कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। अधिकतर एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश खेल कूद एवं कल्याण विभाग की शुरुआत कब की गई थी। 1 अक्टूबर 1975 को इसका नाम परिवर्तित कब कर दिया गया था, नाम परिवर्तित। तो ये घटना भी पूछी जाती है। 30 जून 1981 को खेल एवं कल्याण विभाग के नाम से इसको जाना गया। अब इसी के बाद कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में खेलों के लिए प्रमुख योगदान क्या क्या रहा है और खेल के लिए कौन कौन सी संस्थाएं गठित की गई हैं दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके खेल नीति। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हर क्षेत्र की अलग अलग नीति होती है। यदि मध्य प्रदेश की खेल नीति के बारे में पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1989 में बनाई गई थी। यदि आया प्रथम खेल नीति मध्य प्रदेश की कब, लेकिन उसमें संशोधन की बात कही है। किसकी बात? संशोधन। तो मध्य प्रदेश की खेल नीति में संशोधन कब कर दिया गया था दोस्तों? तो 1989 में जब पहले खेल नीति बनाई गई थी और 1994 में इसमें संशोधन कर दिया गया। कब कर दिया गया था? 1994 में इसमें संशोधन किया गया। फिर क्वेश्चन पुनः पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति, कौन सी बात? नवीन खेल नीति कब लागू की गई? नवीन खेल नीति कब लागू की गई? नवीन खेल नीति तो 2005 में मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति लागू की गई थी। और यदि डेट पूछी जाए तो 30 जून को। कब की गई थी? 30 जून को। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश खेल कूद एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1975 को। इसका नाम कब परिवर्तित कर दिया गया था? 30 जून 1981 को नाम परिवर्तित कर दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस विभाग के तहत ही फिर खेल नीति की
खेल नीति प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1989 में प्रारंभ की गई थी। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम खेल नीति 1989, उसमें संशोधन कब किया गया था? 1994 में संशोधन किया गया था दोस्तों। और यदि नवीन खेल नीति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो नवीन खेल नीति कब लागू की गई थी? तो 30 जून 2005 को दोस्तों नवीन खेल नीति। अब नवीन खेल नीति का उद्देश्य क्या है? क्यों नीति बनाई जाती है किसी भी उद्देश्य को? तो देखिए उसमें कुछ टारगेट रखे जाते हैं, उद्देश्य निश्चित होते हैं कि खेलों में प्रोत्साहन देने के लिए क्या होता है, खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए खेल नीति लागू की गई थी। और इसको हमने जो मध्य प्रदेश की खेल नीति थी, तो देखिए इसको प्राइमरी मिडिल स्कूलों में भी और जो जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी इसको लागू किया गया था। यहाँ तक कि उच्च अर्थात उच्च स्तरीय शिक्षा में भी खेल नीति को प्रावधानित किया गया था, ताकि हर क्षेत्र में लोगों को खेल के माध्यम से जागरूकता अपनाई जाए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में अपना परचम लहरा सकते हैं। इसलिए खेल नीति आयोजित की गई थी दोस्तों। अब बात आती है खेल नीति के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक, चलिए इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा, खेल परिषद का भी गठन किया गया था। किसका परिषद का? खेल परिषद, राज्य क्रीड़ा परिषद, राज्य क्रीड़ा परिषद। राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? 1960 में किया गया। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? तो गठन 1960 में किया गया था। इसमें फिर संशोधन कब किया गया था? संशोधन के बाद इसके नाम बदलते रहते। तो राज्य क्रीड़ा परिषद, तो पहले इसका नाम क्या करा गया? राज्य क्रीड़ा परिषद। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है राज्य क्रीड़ा परिषद। फिर राज्य प्राधिकरण की बात कही जाती है कि राज्य प्राधिकरण के रूप में इसको कब गठित कर दिया गया था? तो 2011 में इसका राज्य प्राधिकरण। इसके पहले 1984 में फिर इसको नाम बदल दिया गया था। तो ये 3 डेट क्रमशः याद रखना है दोस्तों कि देखिए सबसे पहले बात आती है कि राज्य क्रीड़ा परिषद के रूप में कब गठन किया गया था? 1960 में किया गया था। फिर 1 सितंबर दोस्तों कब? 1 सितंबर 1984 में इसका संशोधन किया गया और नाम परिवर्तित कर दिया गया, खेल परिषद के रूप में गठित कर दिया गया। किस रूप में? खेल परिषद के रूप में, खेल परिषद। तो दोस्तों याद रखो राज्य क्रीड़ा परिषद के रूप में गठन कब किया गया? 1960। इसमें नाम बदल करके कब परिवर्तित कर दिया गया? तो यदि परिवर्तित की डेट आ जाए, नाम परिवर्तन, तो 1 सितंबर 1984 को इसका नाम क्या बदल दिया गया था? खेल परिषद कर दिया गया था। फिर पुनः जब नवीन खेल नीति 2005 बन करके तैयार हो गई थी, तो उसके माध्यम से पुनः इसका नाम बदल दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 2005 में जब नवीन खेल नीति बनकर तैयार हो गई थी, नवीन खेल नीति बनकर तैयार हो गई, तो उसी के आधार पर पुनः परिवर्तन किया गया था और इसका नाम बदल करके राज्य खेल प्राधिकरण कर दिया गया था। राज्य खेल प्राधिकरण। यदि आता है राज्य खेल प्राधिकरण कब गठित कर दिया गया था, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो 13 जून 2011 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। तो तीनों डेट पुनः याद रखना कि राज्य क्रीड़ा परिषद, फिर इसके बाद राज्य खेल परिषद, खेल परिषद का नाम फिर बदल कर क्या कर दिया था? राज्य खेल प्राधिकरण। 1960 में क्रीड़ा परिषद, 1 सितंबर 1984 में खेल परिषद और फिर 2005 में जो नवीन खेल नीति लाई गई थी, इसी के माध्यम से इसमें अपडेट किया गया और इसको एक प्राधिकरण के रूप में गठित कर दिया गया था। राज्य खेल प्राधिकरण के रूप में गठन कब कर दिया गया था? 13 जून 2011 को गठित कर दिया। इसमें भी सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है दोस्तों, 35 सदस्य मेंबर थे इसमें। और इसका जो प्रमुख होता था, यदि पूछी जाए प्रमुख कौन होता था? सीएम होता था, अर्थात सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। यदि राज्य खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री, और इसका जो अध्यक्ष होता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आगे इसमें आज और भी पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खेलों के बारे में भी चर्चा करें। तो 2 स्टेप आपके कंप्लीट हुए कि राज्य क्रीड़ा परिषद, खेल परिषद और खेल प्राधिकरण के बारे में। इसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल। तो जब खेल हम पढ़ते हैं तो राजकीय खेल और राष्ट्रीय खेल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? किस बात में? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। तो ये भी हर चीज का राजकीय खेल।
अब राजकीय खेल है क्या दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते होंगे। क्या है हमारा राजकीय खेल? मलखम्ब। ये याद रखना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो मलखम्ब है। और राजकीय खेल मलखम्ब का प्रारंभ या करने का उद्देश्य क्या था, तो मध्य प्रदेश अर्थात भारत का ही प्राचीन खेल के रूप में हमारा मलखम्ब विख्यात है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 को क्या घोषित कर दिया गया था, मलखम्ब को राजकीय खेल घोषित कर दिया गया था। तो याद रखना 2013 को, तब 2013 को मध्य प्रदेश में खेल घोषित कर दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 अप्रैल को, डेट भी पूछी जाए तो 10 अप्रैल, कब? 10 अप्रैल 2013 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजकीय खेल क्या है, मलखम्ब है। मलखम्ब को कब घोषित कर दिया गया था, तो ये घोषित करना डेट याद रखना है 10 अप्रैल 2013 को मलखम्ब को राजकीय खेल घोषित किया गया था। और फिर यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा, पुरस्कारों की अभी मैं चर्चा करूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसी से एक क्वेश्चन पुनः उठेगा कि मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम्ब के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसी समय प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है, प्रभाष जोशी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? प्रभाष जोशी पुरस्कार की। इसके बारे में भी यदि याद आए कि प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत भी कब से की गई थी, तो इसका प्रारंभ भी 2013 से किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा है। राजकीय खेल मलखम्ब है, इसकी घोषणा कब कर दी गई थी? 10 अप्रैल 2013 को इसको राजकीय खेल घोषित कर दिया गया था। इस क्षेत्र के लिए पुरस्कार कौन सा दिया जाता? प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता। प्रारंभ कब से किया गया है, तो आपको 2013 से। अब बात आती है कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो अजय वक्तारिया। जिसको? अजय वक्तारिया को 2013 में मलखम्ब के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के कारण इन्हें पहला पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बाद 2013 के बाद 2017 में दिया गया है चंद्रशेखर चौहान को। इसको दिया गया है चौहान। तो ये भी याद रखना है कि अजय वक्तारिया और चंद्रशेखर चौहान, चंद्रशेखर चौहान 2017। तो ये याद रखना, प्रभाष जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात आती है मलखम्ब के लिए मध्य प्रदेश शासन में कितने जिलों में इसके लिए संस्थाएं गठित कर दी गई हैं, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों में। कितने जिलों में? 14 जिलों में मलखम्ब के लिए संस्थाएं गठित कर दी गई हैं। प्रमुख जो संस्था हमारी है उज्जैन में है मलखम्ब के लिए। कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में प्रमुख संस्था है। उसके बाद यदि टोटल जिलों की बात कही जाए कि मलखम्ब के लिए टोटल कितने जिले हैं? 14 जिले। अब बात आती है कि मलखम्ब खेल है कैसा, किसके माध्यम से खेला जाता है, तो मलखम्ब खेल एक ऊर्ध्वाधर खम्बे पर, किस पर किया जाता है? एक ऊर्ध्वाधर खंबा होता है और उस खंबे पर व्यक्ति मात्र 1 मिनट से कम समय में भी शारीरिक सभी अंगों का व्यायाम कर सकता है। यदि बात आ जाए क्या होती है, तो मलखम्ब एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत कम समय में, अर्थात अन्य खेलों की अपेक्षा कम से कम समय में शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम किस खेल के माध्यम से होता है? मलखम्ब के माध्यम से होता है। तो देखिए दो चीजें याद रखना, या तो रस्सी पर करतब दिखाता है बच्चा, या एक ऊर्ध्वाधर खंबे पर जो करतब दिखाते हैं वो मलखम्ब के माध्यम से ही कंप्लीट होता है। तो ये मलखम्ब के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलखम्ब खेल को किस नाम से राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का, कब घोषित किया गया? 10 अप्रैल 2013 को घोषित कर दिया गया था। इसी समय प्रभाष जोशी पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी 2013 में, और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? अजय वक्तारिया, और 2017 का चंद्रशेखर चौहान को दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मलखम्ब के बाद क्रिकेट से भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछ लिया जाता है। कई एग्जामों में पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के बारे में, और मध्य प्रदेश में क्रिकेट की शुरुआत कब से की गई थी, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिए क्रिकेट, तो देखिए क्रिकेट के बारे में सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है। यदि जन्मदाता की बात पूछे तो जन्मदाता हमारा इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में, और यदि टोटल विश्व की बात करते हैं
कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है और मध्य प्रदेश में अभी शुरुआत कब से की गई थी। तो सबसे पहला क्लब के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्लब कौन सा है। तो सबसे पहले बात आती है लगभग 15 मार्च। देखिए इंग्लैंड में कब 15 मार्च 1877 की बात कही जाए। कब 15 मार्च 1877 में सबसे पहले यदि आ जाए तो इंग्लैंड में शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में शुरुआत की गई थी। तो ये डेट बस याद रखना है कि जन्मदाता, इसको हम डिटेल में विविध वाले टॉपिक में जब मैं पढ़ाऊंगा क्रिकेट का तब पढ़ेंगे। अभी केवल हम एमपी की चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में हमें देखना है कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए मध्य प्रदेश में क्रिकेट की शुरुआत अलग अलग कंडीशन में। तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश का पहला क्लब कौन था? पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब की शुरुआत कब की गई थी? 1890 में। कहाँ की गई थी? इंदौर में की गई थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया कि पारसी क्रिकेट क्लब का प्रारंभ कब कर दिया गया था। तो 1890 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर गठित कर दिया गया था? 1890 में इंदौर में। फिर इसके बाद अगला कब हुआ था? 1890 के बाद फिर एक होता है यशवंत क्रिकेट क्लब। कौन सा दोस्तों? यशवंत क्रिकेट क्लब। यशवंत क्रिकेट क्लब। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1924 में। ये भी कहाँ पर था? इंदौर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। तो देखिए पहला हमारा पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में दोस्तों इंदौर में गठित किया गया था। इसके बाद यशवंत क्रिकेट क्लब 1924 में। फिर होलकर क्रिकेट क्लब। होलकर क्रिकेट क्लब की शुरुआत कब की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। 1940-41 में। ये भी हमारा कहाँ पर है? इंदौर। देखिए तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पारसी क्रिकेट क्लब की शुरुआत 1890 में इंदौर में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद यशवंत क्रिकेट क्लब 1924 में किया गया। फिर होलकर क्रिकेट क्लब 1940-41 में। फिर इसी का नाम बदलकर 1926 में मध्य प्रदेश क्रिकेट क्लब ये आ जाता है कि होलकर क्रिकेट का नाम बदलकर कब मध्य प्रदेश क्रिकेट क्लब कर दिया गया था? 1956 में कर दिया गया था दोस्तों। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यदि पूछा जाता पेपर में तो पारसी क्रिकेट क्लब के बारे में पूछा जा सकता है। 1890 में इसकी प्रारंभ किया गया था, गठन किया गया था। यदि होलकर क्रिकेट की बात करी तो 1940-41 में किया गया था, परंतु इसका नाम बदलकर कब मध्य प्रदेश क्रिकेट क्लब कर दिया गया था? तो 1956 में इसका नाम बदल करके मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में भी कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, एसोसिएशन। यदि इसी प्रकार से इसका नाम भी यहाँ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में 1956 में इसका नाम कर दिया। तो पारसी क्रिकेट क्लब, यशवंत क्रिकेट क्लब और फिर होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1940-41 में, और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना यदि पूछा जाए तो 1956 में नाम बदल दिया गया था। नाम परिवर्तन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाम परिवर्तन कब कर दिया होलकर क्रिकेट का? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। अब यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन कौन से हैं? दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट के कौन कौन से हैं। तो वो भी आपको याद रखना है कि पहला नेहरू स्टेडियम, नेहरू क्रिकेट स्टेडियम। अंतर्राष्ट्रीय रूप सिंह स्टेडियम और होलकर स्टेडियम। तो यदि आपसे दोस्तों पूछा जाए कि क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन से हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 स्टेडियम है मध्य प्रदेश में। नेहरू क्रिकेट स्टेडियम इंदौर,
रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर और होलकर स्टेडियम हमारा इंदौर। ये 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। तो यहाँ से भी को दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। इसके बाद और बहुत सारे स्टेडियम, उनके भी चर्चा में डिटेल में करूँगा और कौन कौन से स्टेडियम है कि इसके बारे में भी आप देखिए। तो मैं बता दूँ, जैसे आपसे इंदौर के बाद भोपाल के स्टेडियम भी पूछे जा सकते हैं और भोपाल के बाद आपसे जबलपुर के स्टेडियम भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहीं पर बात करूं ऐशबाग स्टेडियम, तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग के बाद तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम। देखिए, तो ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में है हमारा और तात्या टोपे स्टेडियम, तो ये भोपाल की याद रखना कि भोपाल में कौन कौन सा, ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम की बात कही जाए। इसके बाद ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये हमारा कहाँ पर है? रीवा में। एक बार इसके बाद ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम के बाद भी आपसे जबलपुर के स्टेडियम भी पूछे जा सकते हैं कि अशोक पटेल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम के बारे में भी पूछा जाता है, रानी ताल स्टेडियम के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियमों के बारे में कि नेहरू क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है, रूप सिंह स्टेडियम हमारा ग्वालियर में है, होलकर स्टेडियम हमारा कहाँ पर है? इंदौर में है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है हमारा? भोपाल में है, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है हमारा? भोपाल में है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम हमारा कहाँ पर है दोस्तों? रीवा में। इसके बाद यहीं पर एक अभय प्रसाद स्टेडियम की भी बात आ जाती है कि अभय प्रसाद स्टेडियम कौन सा दोस्तों? अभय प्रसाद स्टेडियम, ये हमारा कहाँ पर है? इंदौर में। तो देखिए, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि नेहरू क्रिकेट स्टेडियम ये भी इंदौर, फिर आपका होलकर स्टेडियम इंदौर और अभय खेल प्रसाद स्टेडियम के बारे में भी दोस्तों पूछा जा सकता है, तो वो कहाँ पर है हमारा? इंदौर में। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। होलकर स्टेडियम को यदि उषा राजे स्टेडियम के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, उषा राजे स्टेडियम यदि आया, होलकर स्टेडियम या उषा राजे स्टेडियम। अब दोस्तों बॉम्बे अली स्टेडियम भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये बॉम्बे अली स्टेडियम तो कौन सा है? बॉम्बे अली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बॉम्बे अली स्टेडियम, तो ये भी भोपाल में, कहाँ पर है? भोपाल में। इसके बाद जबलपुर के भी मैंने बताए थे, ये 3 नाम याद रखना मुख्य रूप से कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम। तो ये 3 नाम बहुत जरूरी हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि रानी ताल स्टेडियम, कौन सा? रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम। ये 3 नाम आपको याद रखना है और तीनों कहाँ पर है? हमारे जबलपुर में। तो देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के क्रिकेट स्टेडियम है। आपने इंदौर के भी देखे, इंदौर के बाद एक आपको रीवा का याद रखना है अलग हटके, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम के बारे में, फिर ऐशबाग, तात्या टोपे और बॉम्बे अली स्टेडियम भोपाल में है, ये भी याद रखना है, रूप सिंह स्टेडियम। अब यहाँ से कुछ विशेषताएं पूछी जा सकती है कि दूधिया रोशनी सुविधा से युक्त स्टेडियम कौन सा है? तो दूधिया रोशनी सुविधा से युक्त है हमारा कौन सा है? ग्वालियर का रूप सिंह स्टेडियम। फिर 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ऐशबाग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और तात्या टोपे से। तो एस्ट्रो टर्फ सुविधा, एस्ट्रो टर्फ घास से सुविधा युक्त तो जो हमारा स्टेडियम है वो कौन सा? तात्या टोपे आपको सॉरी ऐशबाग स्टेडियम है। और जर्मन ट्रैक सुविधा वाला स्टेडियम, यदि दोस्तों पूछा जाए कि जर्मन ट्रैक, जर्मन की एक कंपनी थी जिसके द्वारा इस ट्रैक का निर्माण किया गया था आपके तात्या टोपे स्टेडियम में। और तात्या टोपे स्टेडियम ऐसा है कि जहां लगभग 300 किलोवाट सोलर सिस्टम से मतलब
सोलर सिस्टम से लाइट से उपलब्ध होने वाले यदि स्टेडियम की बात कही जाए तो तात्या टोपे स्टेडियम है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो दोस्तों याद रखना। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, तो होलकर स्टेडियम, पूसा राज्य स्टेडियम, सॉरी सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम की बात कही जाएगी तो आपका अभय खेल प्रसाल है। कौन सा? अभय। और यदि केवल इंडोर स्टेडियम की बात तो इंडोर नेहरू स्टेडियम भी हमारा इंदौर का है, और जो हमारा इंडोर स्टेडियम है ये याद रखना, नेहरू स्टेडियम। और यदि सबसे बड़े की बात कही जाएगी तो अभय खेल प्रसाल स्टेडियम इंदौर वाला है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हुआ क्रिकेट और बेसिक जानकारी। अब दोस्तों एक जो अधिकतर पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, तो उसको भी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का खेल कूद में खेल पुरस्कार कौन कौन से खेल पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों इसके लिए भी बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नंबर 1 पुरस्कार की यदि बात करते हैं तो विक्रम पुरस्कार। देखिए दोस्तों विक्रम पुरस्कार की बात करते हैं तो प्रारंभ कब किया गया था? विक्रम पुरस्कार 1990 में इसका प्रारंभ किया गया था। राशि कितनी दी जाती है? इसकी राशि भी दोस्तों याद रखना 2 लाख रुपए दी जाती है, और इसका उद्देश्य अर्थात किसे दिया जाता है ये याद रखना है। तो दोस्तों पहला हम विक्रम पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसे दिया जाता है? तो ये सीनियर खिलाड़ियों को। किसे दिया जाता है? सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, अर्थात 19 वर्ष से अधिक उम्र की, 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी को, मध्य प्रदेश के मूल निवासी को। देखिए दोस्तों इसको एक ध्यान से देखिए कि खेल पुरस्कार में विक्रम पुरस्कार है, प्रारंभ 1990 में किया गया था, राशि 1 लाख रुपए है, और जो सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है और 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाता है 1 लाख रुपए के साथ साथ इसमें प्रशस्ति पत्र, टाई, ब्लेजर आदि भी साथ में दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र भी दिया है। लेकिन ये कब दिया जाता है कि जिन्होंने, जिस खिलाड़ी के द्वारा 5 वर्षों में, इस चीज को भी याद रख, जिन खिलाड़ियों के द्वारा 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष में, 5 वर्षों में 2 वर्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते, खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते हो, उन खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। यह कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? 10 व्यक्तियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितने व्यक्तियों को, परंतु इसको बढ़ा करके इस बार बढ़ा दिया गया। ये भी याद रखना कि कितने व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों को दिया जाता है, बढ़ाकर अभी 2 और व्यक्तियों को तो 12 को कर दिया गया, लेकिन अभी मूल रूप से कितना आपको याद रखना, 10 व्यक्तियों को दिया जाता है। इस बार जो दिए गए थे वो बढ़ा के, तो उसके बारे में भी मैं डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन अभी केवल आपको एक बेसिक जानकारी। इसी के साथ एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। देखिए एकलव्य पुरस्कार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए प्रारंभ कब किया गया? 1994 में किया गया, ये डेट याद रखना। विक्रम के बाद एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार का प्रारंभ यदि राशि पूछी जाएगी तो 50,000 रुपये है। इसके बाद यदि प्रारंभ 1994 में किया गया, किसे दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है 19 वर्ष से कम आयु, 19 वर्ष से कम आयु। तो ये भी आपको याद रखना है। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994, राशि 50,000, जूनियर खिलाड़ी को 19 वर्ष से कम आयु। उसमें भी यही कंडीशन रहेगी कि जिनके द्वारा 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीता हो। और यह कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? 15 व्यक्तियों को दिया जाए कि एकलव्य पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो 15 व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना, एक सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, एक जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है,
इसका प्रारंभ 1990 में किया गया, इसका 1994। इसकी राशि 1 लाख रुपए, इसकी राशि 50,000 है दोस्तों। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसके बाद इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए, इसके बाद दोस्तों विश्वामित्र पुरस्कार भी पूछा जाता है आपका कि विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार कब प्रारंभ कब किया गया? 1994 में। किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल कोचों को या प्रशिक्षकों, कोचों या प्रशिक्षकों, कोचों या प्रशिक्षकों को दिया जाता है। राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है। तो इसमें भी दोस्तों याद रखना कि जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है? कोचों और प्रशिक्षकों को दिया जाता है, राशि 1 लाख। इसमें भी शर्त होती है कि जिनके खिलाड़ी, जिन कोचों या प्रशिक्षकों के खिलाड़ी 5 वर्षों में कम से कम, 5 वर्षों में कम से कम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण, 4 रजत या 6 कांस्य पदक जीते हों। एक कंडीशन इसमें रहेगी कि विश्वामित्र पुरस्कार उसे दिया जाता है, उन कोचों और प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनके खिलाड़ियों के द्वारा 5 वर्षों में से 2 वर्ष में लगभग 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक या 6 कांस्य पदक 2 वर्षों के अंतराल में जीते गए हों। उन प्रशिक्षकों या कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। राशि 1 लाख रुपए। प्रारंभ कब से किया गया है? प्रारंभ 1994 से किया गया है। ये भी दोस्तों याद। फिर प्रभाष जोशी अवार्ड के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद आता है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। दोस्तों कौन सा है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अचीवमेंट पुरस्कार। देखिए, इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया है। तो 2000 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 से प्रारंभ किया गया है। कब से प्रारंभ किया गया है? 2014 से प्रारंभ। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो देखिए, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रूप सिंह के, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रूप सिंह की स्मृति में प्रारंभ किया गया है। और यह लाइफ टाइम अचीवमेंट उन्हें दिया जाता है जिन्होंने जीवन पर्यंत, ये क्वेश्चन याद है, जीवन पर्यंत खेल में अपना योगदान दिया हो, खेल में योगदान दिया हो। तो ये फैक्ट याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 में दिया गया। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रूप सिंह स्टेडियम की स्मृति में जीवन पर्यंत खेल में योगदान देने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी राशि कितनी निर्धारित की गई? इसकी राशि 1 लाख रुपए निर्धारित की गई। कितनी की गई है? 1 लाख रुपए। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी आपको याद रखना है कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रूप सिंह स्टेडियम की स्मृति में दिया गया है। ठीक, इसके बाद महत्वपूर्ण 2-3 और आपके बचते हैं कि विश्वामित्र हो गया, विक्रम हो गया, एकलव्य हो गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हो गया, प्रभाष जोशी अवार्ड भी हो गया। इसके बाद आपका दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। इसके बाद कुछ सीएम कप, और सीएम कप के बाद आपके पूछे जा सकते हैं विधायक कप। 2 कप और प्रारंभ किए गए, सीएम कप और एक आता है विधायक कप। कौन कौन से कप है? सीएम कप और विधायक कप। इनकी शुरुआत के बारे में पूछा जा सकता है कि सीएम कप और विधायक कप का शुरुआत कब किया गया है। तो सीएम कप और विधायक कप के बारे में देखेंगे कि 2015 और 2017 और 2017। तो इसमें आपने देखा सीएम कप 2015 में और विधायक कप 2017 से प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, देश में खेलों के क्षेत्र में
प्रोत्साहन देने के लिए खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के उद्देश्य साथ ही जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ावा देने के उद्देश्य प्रारंभ किया गया। तो खेलों के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सीएम कप की शुरुआत 2015 से की गई है। और यदि विधायक कप की बात कही जाए तो 2017 से प्रारंभ की गई है। तो इसकी डेट याद रखना है कि 2017 से विधायक कप है। गांव-गांव में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाए। तो गांव-गांव में खेलों का बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किए गए। तो ये दोस्तों याद रखें। ये कुछ है। इसके बाद एक और आपका पुरस्कार पूछा जा सकता है दोस्तों। इसकी तो नॉर्मल आपको याद रखना है, ये ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। केवल सीएम कप और विधायक कप की आपको डेट याद रखना है। 2015 और 2017 से प्रारंभ किए गए थे सीएम कप और विधायक कप। इसके बाद दोस्तों एक आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पुरस्कार के तहत। तो इसको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक सीनियर वर्ग के लिए अलग रहेगा, सीनियर वर्ग के लिए, और एक होता है जूनियर वर्ग के लिए, आपसे अलग पूछा जाता है जूनियर वर्ग। ये भी याद रखना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार है, ये दो भागों में बांटा गया, सीनियर वर्ग के लिए और जूनियर वर्ग के लिए। देखिए इसको भी दो कि सीनियर वर्ग में जिसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता है, इसके बाद रजत पदक जीता है, और रजत पदक के बाद जिसके द्वारा कांस्य पदक जीता है। यही चीज यहाँ जिसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता है, जिसने रजत पदक जीता है और जिसके द्वारा कांस्य पदक जीता है। देखिए 1 लाख रुपए की राशि, इसके बाद 75,000 रुपए की राशि, इसके लिए 50,000 रुपए की राशि। तो याद रखना है दोस्तों, यदि आ जाए अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार जूनियर वर्ग के लिए, आपको स्वर्ण पदक यदि वो जीतता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उसको स्वर्ण पदक के तहत 1 लाख रुपए राशि, रजत पदक जीतता है तो उसको 75,000 रुपए की राशि, और यदि वो कांस्य पदक जीतता है तो उसको कितने रुपए की राशि दी जाती है? 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। यदि सीनियर वर्ग के लिए होता तो 2 लाख रुपए की राशि, इसके बाद 1.5 लाख रुपए, अर्थात 1,50,000, फिर 1 लाख रुपए की राशि दोस्तों। तो याद रखना है यदि सीनियर वर्ग में दोस्तों वो जीतता है स्वर्ण पदक, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर यदि पदक जीतता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी को सीनियर वर्ग को स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 2 लाख रुपए, रजत पदक जीतता है तो उसको 1.5 लाख रुपए, कांस्य पदक जीतता है तो उसको 1 लाख रुपए। तो दोस्तों ये पुरस्कारों की, तो इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश के खेलों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया है। और इसमें जो भी आपको समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, इसकी समस्या अगले वीडियो में दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।